अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में सीपैक के रूट्स को चाइना के साथ जोड़ने के लिए दो मजीद हाईवेज की तामीर की मंजूरी दी है। ये दोनों हाईवेज चित्राल के इलाके में बनेंगी। 200 किलोमीटर की इन हाईवेज के जरिए कई नई वादियां जो अब तक पहुंचने के काबिल नहीं है वो सीपैक के साथ मुंसलिक होंगी। उन इलाकों की प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, जेमस्टोन्स हो, वो हम चाइना तक बआसानी पहुंच सकेंगे। ये कौन कौन सी रोड्स हैं जो कि कराकोरम हाईवे और इसके साथ साथ नौशेरा से चित्राल तक की हाईवे के साथ जुड़ने जा रही हैं। इसके साथ आज की दूसरी खबर, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा 4 स्टार होटल जो कि रीजेंट प्लाजा होटल था, उसे अब SIUT गुर्दों के स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पर जदीद तरीन मशीनरी की तनसीब हो गई है। 1000 बेड के इस अस्पताल से मुतालिक नई डेवलपमेंट्स क्या है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सीपैक के तहत पाकिस्तान के नदरन रूट्स को जोड़ने के लिए दो अहम हाईवेज की मंजूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दी है। एक हाईवे है चतराल से बोनी मस्तूज शंदूर हाईवे जो कि 153 किलोमीटर की है। इस पर 17 अरब 78 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि दूसरी हाईवे चतराल से आयून और बमरीत तक है 46 किलोमीटर की। इस पर 4 अरब 65 करोड़ रुपए लागत आएगी। इन दोनों हाईवेज की टोटल लेंथ जो है 199 किलोमीटर है और इसके ऊपर जो लागत आएगी वो 22 अरब 44 करोड़ रुपए है। इन दोनों हाईवेज की तामीर के बाद सीपैक के तहत दो अहम हाईवेज जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, एक है N45 और दूसरी है N35। इन दोनों के साथ कनेक्शन बढ़ जाएगा। N45 तो नौशहरा से चतराल तक की हाईवे है 309 किलोमीटर की, और N35 जो है वो कराकोरम हाईवे है तकरीबन 1300 किलोमीटर की। इनके आपस के लिंक्स डेवलप होंगे। उसके जरिए जहां दीगर बहुत सारी वादियां खुल जाएंगी, वहां पर एक अयून वैली और एक कैलाश वैली जो है वो भी बेहतर कनेक्ट हो सकेगी। जी हाँ, कैलाश वैली वही वैली है जिससे मुतालिक काफिरिस्तान कहा जाता है। वहाँ के लोग किसी ग्रीक कल्चर के तहत जी रहे हैं। वो ऐसा मुसलमान नहीं है, लेकिन कल्चरली वो बहुत इनरिच्ड हैं, बहुत कलरफुल लोग हैं। तो इन हाईवेज की तामीर के बाद उस इलाके के अंदर होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, सियाहत, टूरिज्म, इन तमाम चीज़ों को बहुत सारा फ़रोग मिलेगा और उन इलाकों के रहने वाले 3.5 लाख अफराद जो हैं वो बेहतर रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। फिर उन इलाकों के अंदर बहुत सारी मादनियात हैं जो वहाँ से निकाली नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सेटअप नहीं है। पहले निकालने वाली कोई मशीनरी जाएगी, पहुँच पाएगी तो वहाँ से निकालेगी ना। मसलन जेम स्टोर्स वहाँ पर बहुत सारे हैं, वो वहाँ से निकाले जा सकेंगे। फिर उस इलाके के जो फ्रूट्स हैं जो पहले नहीं पहुँच सकते मार्केटों तक, ऑर्गेनिक फ्रूट, देसी फ्रूट, खालिस बगैर किसी किस्म की स्प्रे के खाद के, वो पहुँच सकेंगे। सब्जियाँ वहाँ की हैं। फिर वहाँ के मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो पाकिस्तानी इलाकों तक नहीं पहुँच सकते, वो पाकिस्तानी इलाकों तक भी पहुँचेंगे और फिर कराकोरम हाईवे के ज़रिए वो चाइना तक भी पहुँच सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा काम अभी भी होने वाला है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए कि जो रोड्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुदारा आप उसके ऐसे तगड़े SOPs बनाएं जिस तरह के गल्फ के ममालिक में है, जिस तरह के यूरोप में है। एक रोड बने तो फिर वो कई दिहाइयाँ चले। ये ना हो कि रोड आज बनी है 6 महीने बाद उसमें टूट फूट का अमल शुरू हो जाए। अभी ताज़ा दादोशुमार आए हैं, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान पाकिस्तान में रोड्स की सिर्फ रिपेयर के ऊपर 120 अरब रुपये लगे हैं। जी हाँ, 120 बिलियन रुपीस सिर्फ सड़कों की रिपेयर पे लगे हैं। नई तामीर होने वाली सड़कों का जिक्र इसमें नहीं हो रहा। फिर हर साल का जिक्र करें तो 40 अरब रुपया इस हिसाब से हर साल सिर्फ रोड्स की रिपेयर पे खर्च हो रहा है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे नाज़रीन पूछते हैं कि जो हम टोल टैक्स देते हैं, मोटरवेज पे जाते हो, हाईवेज पे जाते हो, वो कहाँ जाता है? उस टोल टैक्स से हमारी इन रोड रिपेयर्स के खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि ठेकेदारों की मिली भगत से अक्सर रोडें बहुत ख़राब बनती हैं। ख्याल ही नहीं रखा जाता। अगर रोड अच्छी बने भी तो वहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि ड्रेनेज का निज़ाम क्या बनाना है, इस इलाके में कुदरती नाले कहाँ से हैं, जो बारिश आएंगी उनको कहाँ से रास्ता देना है, तमाम मामला। तो ये तमाम वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ रोड्स बार बार टूटती हैं। और इसके ऊपर एक और बड़ी वजह ओवरलोडिंग का नासूर है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सामान डाला होता है। तो जब उस थोड़े एक एरिया के अंदर डबल सामान होगा
تو ان ٹائرز نے روڈ بھی خراب کرنی ہے. جہاں وہ بریک ماریں گے نیچے سے وہ سارا کا سارا اسفالٹ اکھاڑتے ہوئے لے جائیں گے. تو ان چیزوں کو جب ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو جتنی مرضی نئی روڈز بناتے چلے جائیں وہ پچھلی ٹوٹتی جائیں گی اور ان کی ریپیئر کے اوپر جو خرچہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. پاکستان میں گردوں کا سب سے بڑا اسپتال SIUT اس نے شارع فیصل پر واقع ایک 4 اسٹار ہوٹل خریدا تھا جس کا نام تھا ریجنٹ پلازا ہوٹل اور اسے 1000 بیڈ کے ہسپتال میں کنورٹ کر دیا ہے. اب اس ہسپتال کے اندر گردوں کے اندر موجود پتھری نکالنے کے لیے جدید ترین لیتھوٹرپسی مشین نصب کر دی گئی ہے. اب اس مشین کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بغیر کسی قسم کے کٹ لگائے یعنی بغیر آپریشن کے اور بغیر کسی قسم کے انستھیزیا کے بے ہوش کیے بغیر مریض کے گردوں میں واقع جو پتھری ہوتی ہے اسے شعاعوں کے ذریعے توڑ کر نکال دیتی ہے. قدرتی راستے سے یورین کے راستے نکل جاتی ہے اور فی الحال یہ مشین روزانہ 12 مریضوں کا آپریشن کر سکتی ہے. اس سے پہلے یہ سہولت جو ہے آغا خان ہاسپٹل میں تھی, JPMC میں تھی, وہاں پہ رش بہت زیادہ, تو اب یہ بڑا اضافہ ہے. پھر جو سندھ کی حکومت ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ ہیلتھ کے سیکٹر میں اچھے کام کر رہی ہے, جس میں سے ایک SIUT کے ساتھ بھی تعاون ان کا ہے. آج سے چند سال پہلے حکومت سندھ سالانہ بنیادوں پر صرف 6 ارب روپے SIUT کو دیا کرتی تھی. اب وہ رقم بڑھ کر 21 ارب روپے سالانہ ہو گئے ہیں. یعنی 21 ارب روپے حکومت سندھ ہر سال SIUT کو ادارے کو دیتی ہے. ان کے جتنے بھی سیٹ اپس ہیں کراچی کے اندر ہے, لاڑکانہ کے اندر ہے, جہاں جہاں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. اب یہ ادارہ پنجاب بھی آنا چاہ رہا ہے اور آنے جا رہا ہے. پنجاب میں گجر خان, سرگودا, رحیم یار خان اور اس کے ساتھ ساتھ خیر پختونخوا کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہ اپنے سینٹرز اور ہسپتال کھولنے جا رہے ہیں جہاں پر اسی طرح مریضوں کا مفت علاج ہوگا. اور نو ڈاؤٹ پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت شاندار نام ہے SIUT کا, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ. اسی طرح کے دیگر ادارے بھی ہیں, مثلا انڈس ہاسپٹل ہے جو پاکستان کے اندر مفت علاج دینے والا سب سے بڑا اسپتال ہے. وہ کسی ایک فیلڈ کے اندر اسپیشلائز نہیں ہے, وہ جنرل اسپتال ہے. اس میں بہت ساری فیلڈ ہیں, گائنی بھی ہے, کارڈیولوجی بھی ہے اور کینسر بھی ہے. یہ جو ہے یہ سب سے بڑا اسپیشلائز ہاسپٹل ہے گردوں کا, جہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ گردوں کی پیوند کاری ہوتی ہے, گردوں کے علاج, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری فیلڈز اور بھی کھول دی ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی جو اس ادارے کے سربراہ ہیں, نو ڈاؤٹ دنیا میں اگر کسی کو جیتے جی نوبل انعام ملنا چاہیے تو ڈاکٹر ادیب رضوی اور پاکستان کی جانب سے ہی ڈاکٹر امجد ساکی, وہ 2 نام ہیں جنہیں ہمیں دنیا میں سیل کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں یا تبدیل کی ہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی نے مفت علاج مہیا کر کے زندگیاں بہتر کی ہیں. اسی طرح ڈاکٹر امجد ثاقب نے انہیں چھوٹے چھوٹے لونز دے کر ان کی زندگیاں بہتر کی ہیں. اسی طرح کا نام ڈاکٹر عبدالباری انڈس ہاسپٹل والوں کا بھی ہے. وہ بھی ہر سال کو 60 لاکھ مریضوں کو مفت علاج کی سہولیات دیتے ہیں. ناظرین, آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشن اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے.